जब हमने ज़मीन 2012 में खरीदी है तो भैया 2010 में घर कैसे बन गया। जिस घर में हमने 20 से 22 लाख रुपए खुद के लगाए हैं, क्या हम उस घर को 6 लाख रुपए में छोड़ दें? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल हम पिछले 2 साल से परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आम आदमी को परेशान कर रही हैं। देखो, विकास होना अच्छी बात है, लेकिन विकास होना तभी तक अच्छा है जब तक आम आदमी का नुकसान ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक साहू। आज यहाँ हम पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो का थोड़ा सा टॉपिक अलग होने वाला है। अभी मैं अपने गांव में हूँ। ये गांव बड़ा मलेरा से सटकर ही है। इस जगह का नाम मैं आपको बता दूं तो इसको मौली के नाम से जाना जाता है। एंड अभी यहाँ विकास की चीज़ें हो रही हैं और विकास के रूप में अभी हमारे जस्ट बगल में सागर कवरई हाईवे गया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इधर चारों तरफ आपको मिट्टी दिख रही होगी और ये मिट्टी उसी विकास की एक रूप में आपको देखने को मिल रही होगी कि भैया यहाँ पर विकास का काम चलाया जा रहा है। और यहाँ जो काम हो रहा है वो हो रहा है सागर कवरई हाईवे का चौड़ीकरण। ऑब्वियसली अगर विकास होगा तो आम आदमी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड इस चौड़ीकरण के मामले में बहुत सारे लोगों के घर जा रहे हैं। एंड सरकार विकास चाहती है, हम भी चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास हमें तभी तक अच्छा लगता है भैया जब तक हमारा कोई नुकसान ना हो। यहाँ हमने कई सारे ऐसे घर देखे, बहुत सारे लोगों से बातें करी जिनका बहुत सारा नुकसान हमें पता चला। इवन उस नुकसान में हम भी आते हैं। मैं आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड अब बहुत सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि इस हाईवे में ये जो NHAI ने विकास के रूप में लाया है कि इसको चौड़ीकरण किया जाएगा, तो इस चौड़ीकरण में किसका नुकसान है, किसका फ़ायदा है, कैसे क्या चीज़ें करी गई हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी अगर आप देखें तो अभी मैं एक टूटे घर के सामने खड़ा हुआ हूँ कि ये घर जो है पहले काफ़ी आगे तक था, लेकिन इस चौड़ीकरण के वजह से इस घर को आधा तोड़ दिया गया है। अब इस घर को तोड़ तो दिया गया है, लेकिन ये नहीं जाना गया कि भैया ये घर कितने में बना था, इसकी क्या कॉस्ट लगी थी। सरकार ने क्या किया कि जितना मुआवजा उनको लगा और उन्होंने मुआवजा लोगों को दे दिया। एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं हैं, उनको नहीं पता कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ 90% लोग ऐसे हैं जिनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिला गया। उसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी गलतियाँ दिखाई गई हैं कि जो घर अभी अभी नए नए बने हैं उनको बहुत पुराना दिखा दिया गया है। उससे डेप्रिसिएशन की वजह से घर का जो मुआवजा था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया। एंड उसके अलावा यहाँ बहुत सारे घर जो बने हुए हैं वो डाइवर्टेड है, यानी कि डाइवर्जन अगर आपका हो जाता है तो आपकी जो लैंड है वो जनरली एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती है, फिर वो आपका आवासीय निवास हो जाता है। लेकिन यहाँ किसी भी लोगों का आवासीय नहीं माना गया है, डाइवर्जन इन लोगों ने नहीं स्वीकार किया है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सागर कवरई का डेट आई थी कि कब से ये रोड का चौड़ीकरण होगा, उससे पहले लोगों के डाइवर्जन हो रखे थे, लेकिन डाइवर्जन माने नहीं गए। मैं सारी चीज़ें आपको एक एक डॉक्यूमेंट वाइज दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें करूंगा। एंड यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम को दिखाती हैं कि सिस्टम हमारा खोखला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो CM साहब बैठे हैं, PM साहब बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बुरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आम आदमी को परेशान कर रही हैं। देखो, विकास होना अच्छी बात है, लेकिन विकास होना तभी तक अच्छा है जब तक आम आदमी का नुकसान ना हो। और यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला है, ये पूरे मौली गांव के लोगों को देखने को मिला है। एंड इसमें मेरा घर भी आता है, जिसमें मेरा पूरा का पूरा घर चला गया है। तो मैं अपना घर भी दिखाऊंगा कि कैसे इन लोगों ने हमारे साथ भी बहुत गलत किया है। हमारा घर पूरा इस चौड़ीकरण में जा रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अभी मैं रोड के राइट साइड खड़ा हूँ एंड ये जो रोड है हमारे घर से मात्र 100 मीटर दूर है और अभी हमारा घर इसके जस्ट अपोजिट में है, यानी कि लेफ़्ट साइड में हमारा रोड है। अभी जो हम खड़े हुए हैं वो राइट साइड में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से ये रोड इन लोगों ने राइट साइड के बाद लेफ़्ट साइड में चेंज कर दिया है। अब देखो, बात ऐसी है कि इस रोड के डायरेक्शन चेंज करने का कोई मतलब नहीं था कि भैया जब आपको वापस लेफ़्ट से राइट और राइट से फिर से लेफ़्ट में आना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलता उसका। लेकिन इसके पीछे भी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा भी इन लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में झोल किए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें हुई हैं वो मैं एक एक करके दिखाऊंगा कैसे एक आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, लोगों ने अपने अपने केस जो भी उनकी दिक्कतें थी वो सुनाई, लेकिन ना तो किसी की दिक्कतें सुनी गई, ना ही किसी के केस का समाधान किया गया। पिछले 2 साल से हमारा केस भी चल रहा है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको अपने घर पे लेके चलता हूँ कि भाई इन लोगों ने क्या चीज़ें करी हैं,
क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स थे जो इनको देखने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं देखे और सारी चीज़ें इन्होंने अपने मन मर्जी से करी हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं हम अपने घर पे। तो अभी खड़े हैं हम अपने घर के सामने। ये आपको पीछे जो दिख रहा है ये हमारा घर है, जो कि सागर कवरई हाईवे के साथ में बना हुआ है। एंड पूरा घर हमारा इस चौड़ीकरण में जा रहा है। अब बात मैं आपको जो बता रहा था कि लेफ़्ट साइड राइट साइड इन्होंने किया है, वो बस 100 मीटर का अंतर था। जहाँ हम पहले खड़े थे वहाँ हम लेफ़्ट साइड खड़े थे, अभी हम अपने राइट साइड खड़े हैं। एंड वहाँ से यहाँ तक की सिर्फ 100 मीटर की दूरी है। एंड वहाँ से रोड की डायरेक्शन इन्होंने बदली हुई है, और सिर्फ ये जो डायरेक्शन बदली है सिर्फ 200 मीटर के लिए बदली है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एंड अभी जो हमारा घर देख रहे हैं ये बना हुआ है 16 बाय 80 के एरिया में, यानी कि 16 फीट हमारा जो घर है वो चौड़ा है और 80 फीट हमारे घर की गहराई है। लेकिन ये जो जीता जागता आपको घर दिख रहा है, हमारे जो NHI वाले इंजीनियर आए थे, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है उसमें अमन कुमार का नाम लिखा हुआ है साइट इंजीनियर के रूप में। उन्होंने इस घर के मेजरमेंट्स लिए हैं एंड उनके मेजरमेंट्स के अनुसार हमारा जो घर बना हुआ है वो 14 बाय 75 में बना है, 16 बाय 80 में नहीं बना है। इवन हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स छोड़िए, अगर मैं आपको एक घर नाप के भी दिखाऊंगा तो वो भी 16.5 ही है, 16 भी नहीं है, 16.5 है। और आप गहराई देखेंगे तो 80 फीट है। लेकिन हमारे इंजीनियर साहब को ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में दिखाया है कि हमारा जो घर बना हुआ है वो 14 बाय 75 में बना है, 16 बाय 80 में नहीं बना है, ऐसा उनका कहना है। एंड उसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज़ और दिखाऊंगा कि हमारे जो घर की ज़मीन है हमने खरीदी थी वो 2012 में खरीदी थी। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में भी जमा हुए हैं। लेकिन हमारा जो केस है वो 2 साल से पेंडिंग है। कलेक्टर साहब हमारी अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस केस को देखिएगा, क्योंकि केस में कुछ है नहीं, सारी चीज़ें साफ आपको डॉक्यूमेंट्स में दिख जाएंगी। तो एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इस घर की ज़मीन की बात करूँ तो हमने 2012 में इस ज़मीन को परचेज़ किया था। एंड ये मेरे हाथ में आपको रजिस्ट्री है, मैं इवन आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँगा। रजिस्ट्री जो हमने घर की करवाई थी 2012 में, उसकी मूल्य जो लिखे हुए हैं रजिस्ट्री पर वो 2,40,000 रुपये लिखे गए हैं। यानी कि ये जो ज़मीन हमने खरीदी थी यहाँ 2012 में वो 2,40,000 में खरीदी थी। लेकिन अगर आप सरकार के आंकड़े में जो हमें उसका अवार्ड मिला है, उनका कहना है कि इस ज़मीन की कीमत सिर्फ और सिर्फ 5,091 रुपये हैं। मतलब आप सोचिए 2012 में जब हमने रजिस्ट्री कराई थी उसकी कीमत उस टाइम 2,40,000 देकर हमने इस ज़मीन को ख़रीदा, और 2026 में हम इस ज़मीन को सरकार को देने पर मजबूर हैं कि सिर्फ 5,091 रुपये ले लो और आप ये ज़मीन हमें दे दो। इस ज़मीन का अलग से अवार्ड इन्होंने दिया हुआ है और हमें हमारे घर का अवार्ड अलग से मिला है। अवार्ड का मतलब सीधा सा है कि मुआवजा के रूप में आपको 2 अवार्ड दिए जाते हैं। अगर आपकी ज़मीन और घर है तो आपको 2 दिए जाएंगे, सिर्फ आपकी ज़मीन है तो आपको 1 अवार्ड मिलेगा। तो उस अवार्ड में इस ज़मीन की कीमत सिर्फ और सिर्फ 5,091 रुपये हमें दी गई है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि इस ज़मीन का डाइवर्जन हमने 2018 में करवा लिया था। एंड जो रोड के चौड़ीकरण की न्यूज़ आई थी वो 2018 के बाद ही आई थी। तो यानी कि इनके न्यूज़ के आने से पहले हमारे ज़मीन का डाइवर्जन हो रखा है। यानी कि ये ज़मीन जो है अब आवासीय है 2018 के बाद। लेकिन NHI वालों का कहना है कि ये ज़मीन डाइवर्टेड नहीं है और उन्होंने इस ज़मीन को एग्रीकल्चरल लैंड दिखाया गया है, वो भी असिंचित, यानी कि इस पर खेती नहीं की जा रही है। ये ज़मीन ऐसी पड़ती ज़मीन है और इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और इस ज़मीन की कीमत मात्र 5,000। कहते हैं कि जब मुआवजा बनता है तो उस एरिया की सर्किल रेट देखा जाता है कि आपके एरिया में डिफरेंट लैंड्स की रजिस्ट्री देखी जाएंगी एंड उस रजिस्ट्री के हिसाब से लोगों को मुआवजा दिया जाता है। अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं इसके अगर हम रेट की बात करें तो यहाँ 1 फीट ज़मीन आपको ख़रीदना है, यानी कि 1 फीट में सिर्फ चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, गहराई की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ स्क्वायर फीट में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर फीट में ज़मीन नहीं बेची जाती है। यहाँ गहराई फिक्स है कि आपको 50 फीट दी जाएगी और चौड़ाई के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। और इस ज़मीन के सर्किल रेट अगर मैं आपको बताऊँ तो करीबन 1.5 से 2 लाख रुपये पर फीट है। यानी कि आपको 1 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा, यानी कि टोटल 50 स्क्वायर फीट अगर आपको खरीदना है तो उसकी कीमत आपको 1.5 से 2 लाख रुपए देनी पड़ेगी इस ज़मीन की। लेकिन अब तो यहाँ रजिस्ट्री होना बंद हो गई, ज़मीन का बेचना खरीदना बंद हो गया है। लेकिन ये अभी यहाँ का सर्किल रेट है और सरकार ने जो हमें इसका प्राइस दिया है वो आप देख ही सकते हैं कि 5,091 रुपये मात्र हमें इस ज़मीन के दिए हैं। उसके अलावा घर की बात मैं करूं तो ये हमारा घर जो है वो 2019 में हमने बनाना शुरू किया था, वो 2020 तक बना है। लेकिन जो साइट इंजीनियर आए उन्होंने जो इस कागज़ में लिखा हुआ है वो लिखा है कि हमारा जो घर है 2010 में बना है। एंड आपको पता होगा कि घर जितना पुराना होगा डेप्रिसिएशन रेट उतना ही ज़्यादा लगेगा एंड उतना ही ज़्यादा आपका जो मुआवजा है वो कम कर दिया जाएगा क्योंकि आपका घर पुराना है। जब हमने ज़मीन 2012 में ख़रीदी है तो भैया 2010 में घर कैसे बन गया?
ये हम उनको समझाए लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उनका कहना है कि हमने आसपास लोगों से पूछा और उन्होंने बताया कि 2010 में ये घर बना हुआ था। जब 2012 में प्लॉट हमने ख़रीदा है तो किसने आपको बता दिया कि 2010 में घर बना हुआ है। इवन आप जिसका घर है उससे तो एक बार पूछते कि आपका घर कब बना था। ये बहुत ही बड़ा गलत डेटा है कि 2010 में घर बनाया था, जबकि हमारे पास वो भी डेटा है कि हमने पंचायत से 2019 में अनुमति ली थी घर बनाने की। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं कि ये जो घर हमारा है वो 2010 में नहीं 2019 में बनाया गया। और जो डेप्रिसिएशन में हमारा मुआवजा इन्होंने कम किया वो भी पूरा गलत। एंड इसके अलावा जो ये घर हमने 2019-20 में बनाया था वो हमने लोन लेके बनाया था, यानी मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने बैंक से लोन लिया था। जो हमारा लोन था वो 15 लाख का लोन था एंड 4-5 लाख रुपए हमने अपने घर से भी लगाए थे। यानी कि इस घर को बनाने में हमारे करीबन 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा आया था उस टाइम जब हमने घर बनाया था। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें इस घर में करी गई हैं, वो खर्चा मैं आपको जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। इस घर की कीमत हमें कम से कम 20 से 22 लाख पड़ी, लेकिन जो हमें इसका मुआवजा दिया गया वो अगर मैं आपको दिखाऊँ, स्क्रीन पर आपको पेपर दिख रहा होगा कि इस घर का जो हमें मुआवजा दिया गया वो 5,94,000 के आसपास हमें इसका मुआवजा बना है। एंड ज़मीन का अलग से मुआवजा दिया था और घर का अलग से दिया है। यानी कि जिस घर में हमने 20 से 22 लाख रुपए खुद के लगाए हैं, क्या हम उस घर को 6 लाख रुपए में छोड़ देंगे? लेकिन सरकार का डिसीजन है तो ऑब्वियसली हम मना नहीं कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी भी नहीं चलेगी। इसलिए फिर हमने केस भी किया हुआ है कलेक्टर साहब के सामने। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा केस चल रहा है कि एटलीस्ट हमारा मुआवजा बढ़ाइए। हम नहीं कहते कि आप हमारा घर मत छीनिए, आप घर जा रहा है घर जाने दीजिए, लेकिन जो मुआवजा बनता है एटलीस्ट उतना मुआवजा आप देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से बड़ा मलहरा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 300 से 400 मीटर दूर बाद बड़ा मलहरा शुरू होता है। अभी हम मलहरा से थोड़ा सा दूर एक मौली गाँव आता है, वहाँ खड़े हुए हैं। तो यहाँ जो गाँव में कहते हैं कि जो 2013 में एक्ट आया था लैंड एक्विजिशन का, उसमें कहा भी गया था कि अगर आप ज़मीन गाँव में एक्विजिशन करी जा रही है तो उस ज़मीन का जो मुआवजा है आपको 4 गुना दिया जाता है, और शहर में अगर ज़मीन का एक्विजिशन होता है तो मुआवजा जनरली 2 गुना दिया जाता है। लेकिन हमारी ज़मीन गांव में तो आ गई और गांव के प्राइस ऑब्वियसली कम है, फिर भी हमें जो मुआवजा दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 2 गुना दिया गया है। हो सकता है सरकार के कुछ नियम हो, उन्होंने 2 गुना मुआवजा दिया है, लेकिन मैं कहूँगा कि क्या हम 4 गुना मुआवजा के हकदार नहीं है? क्योंकि हमारा घर आपने गाँव में दिखाया है, भाई गाँव में घर बना है, चीज़ें तो वही लगी हैं, लेकिन फिर भी आपने 2 गुना मुआवजा दिया है। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब नापने वाले आए थे तो हमें बताया गया था कि हमारा पूरा घर जा रहा है और घर के पीछे की ज़मीन भी जा रही है। यानी कि हमारा जो घर बना है वो 0.012 हेक्टेयर में टोटल बना हुआ है, और जो लैंड एक्विजिशन की बात करी गई है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 0.008 हेक्टेयर की बात करी गई है। यानी कि अभी भी हमारे पास 0.004 हेक्टेयर बचती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डेटा में है, कागज़ों में है। अगर ऑन फिज़िकली देखा जाए तो हमारे पास कोई भी ज़मीन नहीं बच रही है, हमारे घर के बाहर भी ज़मीन जा रही है। तो ये गलत है। अगर ऐसा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ 0.008 हेक्टेयर ही आपको चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको 0.08 हेक्टेयर लीजिए। बाकी जो 0.004 हेक्टेयर हमारी ज़मीन बचेगी वो तो एटलीस्ट हमें दीजिएगा, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं वो भी हमें नहीं लगता कि वो हमें मिलेंगी। एंड उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी है कि हमें 4 बार नोटिस दे दिया गया है कि आपको घर खाली करना है, और रोड हमारे बिल्कुल नज़दीक आ गया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 100 मीटर पहले तक रोड आ चुका है, तो बहुत जल्द हमारा घर भी गिरा दिया जाएगा। एंड इसके पहले हमारे केस की सुनवाई अभी चल रही है, कलेक्टर साहब ने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, और अगर वो डिसीजन लेते हैं तो शायद हमारे लिए ज़्यादा चीज़ें सफल हो जाएंगी। क्योंकि अगर हमारा घर गिर गया और दोबारा मेजरमेंट्स नहीं हुए तो शायद मुआवजा हमें और नहीं मिल पाएगा जिसके हम हकदार हैं। क्योंकि जो मेजरमेंट्स जिन्होंने लिए हैं, साइट इंजीनियर को हम दोबारा भी बुलाए थे, उन्होंने दोबारा नापा, लेकिन कुछ भी दोबारा नहीं किया गया है, और ना ही कोई हमें रिपोर्ट ऐसी दी गई है कि आपको मुआवजा बढ़ा कर दिया जाएगा, आपका रीवैल्यूएशन हुई है तो दोबारा चीज़ें होंगी। ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अभी लोग कह रहे हैं कि हमारा घर गिरा दिया जाएगा, और अगर घर गिर जाता है तो हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं बचेगा कि हम क्या प्रूफ दिखाएं आपको कि भैया हमारे पास क्या घर था। अगर आइए मैं आपको घर दिखाता हूं कि हमारे घर में क्या क्या है। हमारे घर में ऐसा नहीं है कि कच्चा घर है, पूरा का पूरा घर पक्के में बना हुआ है। इवन हमारे घर में टाइल्स लगी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने घर में अंदर आके नहीं देखा, बाहर से देख लिया और चीज़ें बता दी कि ऐसी ऐसी हैं। सब कुछ रैंडम है। इसके अलावा मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि जो रोड को डाइवर्ट किया गया है राइट से लेफ़्ट साइड में, वो सिर्फ 200 मीटर के लिए किया गया है। तो मैं आपको एक बता दूं कि हमारे पीछे भी काफ़ी सारा एरिया है,
और इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन कई सारी चीज़ें अगर आप अधिकारी होते हैं तो भाई आपकी बातें ज़्यादा मानी जाती हैं। तो मैं कह रहा था कि इन्होंने सिर्फ 200 मीटर के लिए ये जो ज़मीन बदली है और वापस फिर से उसी साइड की रोड ले गए। मैं आपको वहाँ भी चल के दिखाऊंगा कि कैसे सेम डायरेक्शन में रोड ले गए। यानी कि यहाँ से आपका रोड का मोड़ना कोई भी बात का नहीं सही थी। आप वहाँ से सीधा रोड ले जा सकते थे, उस साइड खाली खेत थे लेकिन इस साइड घर बने हुए थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, बट शायद यही चांसेस हैं। वरना जब सीधा सीधा आपका रोड जा सकता था तो आपको रोड को मोड़ने की ज़रूरत क्या थी। इवन पहले हमें यही सुनने को मिला था कि रोड जो है वो सीधा जाएगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि चेंज किए गए हैं और अब रोड को मोड़ दिया गया है और 200 से 300 मीटर बाद फिर से रोड को मोड़ा गया है। यानी कि क्या ही मतलब निकलता है इसका। जब आप सीधा रोड ले जा सकते थे तो मोड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो अभी खड़े हैं हम उस साइड जो कि मैंने आपको सबसे पहले साइड दिखाया था कि मात्र 300 मीटर का अंतर है वहाँ जहाँ मैं सबसे पहले खड़ा था और अभी खड़ा हूँ। दोनों साइड बराबर हैं। एंड इसके पहले जो हमारा घर की साइड मैंने आपको दिखाई थी वो घर हमारे इसके जस्ट अपोजिट साइड है। यानी कि सिर्फ 300 मीटर के अंदर ही इन्होंने ये मोड़ लिया है। भाई ये मोड़ की क्या ज़रूरत थी हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये मोड़ नहीं लेते और रोड सीधा सीधा ले आते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी और इनका रोड सीधा आ सकता था। अभी आप पीछे मेरे देखेंगे तो आपको पीछे ये दिख रहा है कि पहाड़ यहाँ से ये लोग काट रहे हैं और पहाड़ के ऊपर से ये लोग ला रहे हैं रोड। अगर ये पहाड़ के ऊपर नहीं लाते और सीधा सीधा नीचे नीचे भी ला सकते थे तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई 300 मीटर के चक्कर में आपको क्या ही ज़रूरत थी। हो सकता है एक वो जगह बड़ी जगह एक बड़ा रीज़न हो सकता है। उसके अलावा दूसरा रीज़न जो भी होगा वो हमारे साइट इंजीनियर को पता होगा जिन्होंने इसका मैप बनाया था। बाकी रोड सीधा भी लाया जा सकता था, मात्र 200 से 300 मीटर का ये अंतर था। तो अभी कंस्ट्रक्शन चालू है और बहुत जल्दी यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद हमारा घर भी शायद ना रहे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे केस की सुनवाई और चीज़ें जल्दी हो जाएं तो शायद ज़्यादा चीज़ें बेटर हो पाएंगी। और ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है। तो अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो उनसे यही रिक्वेस्ट मेरी होगी, चीज़ों को सही तरीके से देखा जाए और अगर सही तरीके से चीज़ें होंगी तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। एक चीज़ और है कि जब हमने अवार्ड निकाले तो और इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई थी कि इस पूरे मौली गांव में जो सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला है वो इस साहब को मिला है। इसके जो साइट इंजीनियर रहे वो अमन कुमार जी रहे, उनसे हमारी बात हुई थी, उनको मैंने समझाया भी था कि ये गलत है, आपने गलत मेजरमेंट्स लिए हैं। तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और ना ही कुछ बात हुई उनके बाद हमारी, और ना ही उन्होंने सुना कि भाई 16.5 फीट को आप 14 फीट दिखा रहे हैं तो कैसे दिखेगा। तो ये सारी कहानी थी, सारी चीज़ें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाई हैं। अभी हमारा केस चल रहा है। एसडीएम साहब जो हमारे हैं वो कह रहे हैं कि आप घर खाली कर दीजिएगा, घर टूट जाने दीजिए, बाकी जो भी केस का होगा, केस तो आपका चल ही रहा है। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अगर घर ही नहीं रहा हमारा तो हम फिर किस चीज़ को दिखाएंगे, किस चीज़ का रिवैल्यूएशन करवाएंगे। हमारे पास तो हमारा घर ही है जिसको हम दिखा पाएंगे। एंड इसके अलावा हमारी डीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि सर जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे जो केस को आप अपनी निगरानी में लें, आप एक बार उसको ज़रूर जांचें कि आखिर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल हम पिछले 2 साल से परेशान हो रहे हैं। ना ही कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ, बस कहा जा रहा है कि पेशी पे पेशी की डेट्स हमें मिल रही हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर घर हमारा पहले गिर जाता है और सुनवाई बाद में करी जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए पीएम साहब से, सीएम साहब से, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये परेशानी सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे अलावा भी लोग परेशान हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को आप ज़रूर एक बार देखें तो काफ़ी मदद हमारी हो जाएगी। एंड अगर आपने वीडियो अभी तक पूरी देखी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड जो भी लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियों का हल हो सके। ये परेशानी सिर्फ मेरी नहीं है, इस पूरे गांव की है। इस गांव के अलावा जो भी लोग इस रोड से जुड़े हुए हैं, जिनके घर यहाँ रोड में गए हैं, उन सब की ये परेशानी है। तो शायद उन सब की परेशानियों का कुछ हल निकलेगा एंड चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब और सीएम साहब ज़रूर इस चीज़ को सुनेंगे एंड कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकालेंगे। धन्यवाद।